डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत अभिनंदन करते हैं। डीएलएड सेकेंड ईयर सेकेंड प्रश्न पत्र जो आपका सेकेंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षण। ये आपके पेपर का नाम है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षण। विद्यालय की किस प्रकार से संस्कृति होती है, उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, उसमें मैनेजमेंट क्या होता है और उसका टीचिंग कैसे होते हैं, इस प्रकार इस बारे में विद्यालय के संस्कृति प्रबंधन और शिक्षण के बारे में ये पूरा प्रश्न पत्र है। आज अपन जिस यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे, यूनिट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है यूनिट 5, यूनिट 5 है। इसका नाम है शिक्षा का नीति शास्त्र। शिक्षा का नीति शास्त्र अपन पढ़ेंगे। आप नोटबुक निकाल लीजिएगा, लिखना स्टार्ट कीजिएगा। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, नीति शास्त्र को परिभाषित कीजिए। नीति शास्त्र क्या होता है? यानी अपन ऐसे पढ़ें तो ऐसा शास्त्र जो नीति का ज्ञान दे, नैतिक ज्ञान दे, नैतिक बातें बताए, नैतिकता के बारे में बताए, वो नीति शास्त्र कहलाता है। जो विशेष शास्त्र नीति का निर्धारण करता है तथा नैतिकता के प्रति तार्किक दृष्टि प्रदान करता है, अच्छाई बुराई के मापदंडों का निर्धारण करता है, नीति शास्त्र कहलाता है। नीति शास्त्र वो होता है जो अच्छाई बताए, बुराई के मापदंड बताए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये सब नीति शास्त्र का काम है। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, नीति शास्त्र के स्वरूप का उल्लेख कीजिए। नीति शास्त्र का स्वरूप क्या है? नैतिकता मनुष्य की नैतिक चेतना पर आधारित है। मनुष्य जो है उसकी जो नैतिक चेतना है वो नैतिकता पर आधारित है। नैतिक चेतना पर आधारित है नैतिकता। नीति शास्त्र का अध्ययन ये मानकर चलता है कि मनुष्य में नैतिक चेतना विद्यमान है। मानव के अंदर विद्यमान नैतिक चेतना मनुष्य के मूल्यों के प्रति संज्ञान कराती है, कर्तव्य भावना की अनुभूति कराती है। इस प्रकार नीति शास्त्र मानव में निहित नैतिक चेतना को पल्लवित एवं पुष्पित करने का शास्त्र है। ये इसका स्वरूप है, यानी नैतिकता का पाठ पढ़ाता है और हमें अच्छे पथ पर कर्तव्य भावना की अनुभूति कराता है नीति शास्त्र। यही इसका स्वरूप है। नीति शास्त्र हमें मानव में जो नैतिक चेतना है उसको पल्लवित करने का काम करता है, उसको पुष्पित करने का काम करता है, उसको एक अच्छा मैनेज करने का काम करता है नीति शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 3, मूल्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मूल्य को मतलब हम वैल्यू कहते हैं इंग्लिश में। मूल्य को अंग्रेजी में वैल्यू कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के VALLERE वेलर शब्द से हुई है। मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता या सद्गुणों का समावेश है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर समाज में प्रभावशाली तथा विश्वसनीय बनकर उभरता है। अपन नहीं करते हैं कि जिस व्यक्ति के समाज में वैल्यू नहीं है वो वैल्यू मूल्य, यानी कि आदमी को समाज में अच्छी तरीके से रहना है, इज्जत के साथ रहना है तो उसे मूल्यवान बनना पड़ेगा, उसकी वैल्यू होनी पड़ेगी। यानी कि एक ऐसी एक आचरण संहिता है जो सद्गुणों का जिसमें समावेश है। अच्छे गुणों वाला मूल्यवान होता है। मूल्यवान वही होता है जिसमें सद्गुण होते हैं, जिसमें अच्छे आचरण होते हैं। तो इसे अपना करके हम व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। तो मूल्य से यही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4, मूल्यों के प्रकार बताइए। वैल्यू के प्रकार कौन कौन से हैं, मूल्यों के प्रकार कौन से हैं? देखो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूल्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वैल्यूज। मूल्य की वैल्यू नंबर 1, व्यक्तिगत मूल्य। वैयक्तिक मूल्य नाम से स्पष्ट है, वैयक्तिक यानी कि जो व्यक्तिगत जीवन से जो संबंधित हैं वो वैयक्तिक मूल्य होते हैं। वैयक्तिक मूल्य वे हैं जो व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, धैर्य, सहिष्णुता, करुणा, स्वावलंबन, कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी आदि। ये सब क्या है? व्यक्तित्व जीवन के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित वैल्यू है, उनके मूल्य है, व्यक्तित्व से संबंधित व्यक्तिगत मूल्य कहलाते हैं। सामाजिक मूल्य यानी कि जो समाज को महत्वपूर्ण स्थान देता है, इसमें व्यक्ति समाज को महत्वपूर्ण स्थान देता है। इसमें समाज सेवा, वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान आदि इसमें काउंट होता है। सह अस्तित्व, सहकारिता, बंधुत्व आदि की भावना सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आती है। तीसरा, आर्थिक मूल्य।
आर्थिक मूल्य में वे मूल्य हैं जो देश के आर्थिक विकास से जुड़े हुए हैं। ऐसे मूल्य जो अपना जो देश है उसके आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ मूल्य आर्थिक मूल्य कहलाता है। चौथा, राष्ट्रीय मूल्य। ये है राष्ट्रीय मूल्य, ये वे राष्ट्रीय मूल्य हैं जो राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायक होते हैं, जैसे राष्ट्र प्रेम है, स्वतंत्रता है, अभिवृत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान करना है, ये सब राष्ट्रीय मूल्य के अंतर्गत आते हैं। पांचवा है धार्मिक मूल्य या आध्यात्मिक मूल्य भी बोल सकते हैं, जो व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायता करते हैं। आदमी को नीति शास्त्र का पाठ पढ़ाते हैं, नीति की बात करते हैं, वो धार्मिक मूल्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। नैतिक मूल्यों का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, समझाइए। नैतिक मूल्यों से एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ा है। नंबर 1, नैतिक मूल्य और शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि नैतिक मूल्य के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्यों में भी परिवर्तन करना पड़ा। वर्तमान में गिरते मूल्यों को देखकर शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन कर मूल्यपरक शिक्षा व्यवस्था पर विचार किया गया। मूल्यपरक शिक्षा हो, ऐसे मतलब जो पुराने उद्देश्य चल रहे थे उसमें थोड़ा सा उद्देश्य कुछ चेंज करना पड़ा, क्योंकि इस समय समाज के अंदर मूल्य गिर रहा है। इसको देखते हुए पाठ्यक्रम में बदला जाता है, शिक्षा के उद्देश्यों में भी बदलाव किया गया। दूसरा आता है नैतिक मूल्य एवं शिक्षा का पाठ्यक्रम। नैतिक मूल्य का कंपैरिजन करना शिक्षा का पाठ्यक्रम से। भाषा, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल आदि विषयों के साथ मूल्य आधारित विषय वस्तु का निर्माण भी किया जा रहा है। यानी कि एक ऐसा शिक्षा का पाठ्यक्रम हो जिसमें नैतिक मूल्य उसमें हो, नैतिकता का पाठ पढ़ाए, ऐसे पाठ्यक्रम बनाए जाए, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे भाषा का हो, चाहे नागरिक शास्त्र का हो, चाहे भूगोल का हो, कोई सा भी हो। नैतिक मूल्य और शिक्षण विधियाँ। नैतिक मूल्य और शिक्षण विधियाँ, विद्यालय में अन्य विषयों के साथ साथ मूल्य शिक्षण कैसे किया जाए, किस विधि से पढ़ाया जाए जिससे मूल्य का शिक्षण हो सके, इस पर भी ध्यान देना। यानी कि धीरे धीरे नैतिक मूल्य को हमारी शिक्षण विधियों में भी शामिल कर लिया गया है, हमारे शिक्षण के पाठ्यक्रम में भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार से नैतिक मूल्य और अनुशासन के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो अनुशासन और नैतिक मूल्य, इसको अनुशासित व्यक्ति में नैतिक मूल्य पाए जाते हैं। यानी कि पूर्व में क्या होता था, अनुशासन दंड एवं पुरस्कार पर आधारित था, लेकिन वर्तमान में मूल्य शिक्षा द्वारा स्व अनुशासन पर अधिक बल दिया गया। देखो पहले एक समय था, हमारे दादाजी कहा करते थे कि जो बालक पढ़ने नहीं जाता था उसको घर से पकड़ करके 4 बच्चे आते उसको उठा करके विद्यालय ले जाया करते थे। यानी उस समय दंड का प्रावधान होता था पूर्व के ज़माने में, पूर्व के समय में। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, स्व अनुशासन पर शिक्षा पद्धति में जोर दिया गया कि आप बच्चा खुद अपने अनुशासित होकर के शिक्षा ग्रहण करें। ऐसे नैतिक मूल्य उस बालक में डेवलप किए जाए, उस बालक में ऐसे उत्पन्न की जाए कि बालक स्वयं पढ़े। अगला आता है नैतिक मूल्य एवं शिक्षक शिक्षार्थी संबंध। अध्यापक आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करता है। यदि कक्ष में अध्यापक का एक अपना प्रभाव होता है, उसकी सब्जेक्ट पर उसकी पूरी पहुंच होती है, मास्टरी होती है, तो वो क्या करता है, शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करके नैतिक मूल्य दे सकता है और बालक में नैतिक मूल्यों के कारण गुरुजी के प्रति सम्मान का भाव पैदा हो सकता है। नैतिक मूल्य और विद्यालय का वातावरण मूल्य परक हो, यानी कि ऐसा विद्यालय बने जिसमें सब एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के वैल्यू समझे और नैतिकता का विकास हो। नैतिक मूल्य उसमें कूट के भरे हर बालक के अंदर, ताकि वो बालक देश का अच्छा निर्माण कर सके, राष्ट्र के अंदर एक ऐसा नाम कर सके। ऐसा विद्यालय का वातावरण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, नैतिक द्वंद्व क्या है, परिभाषित कीजिए। देखो द्वंद्व वाली सिचुएशन कब बनती है, जब आदमी ये करना चाहे या ये करे, तब होता है वो नैतिक द्वंद्व भी इसमें पाया जाता है। नैतिक मूल्यों में टकराव दिखाई देता है तो इसे नैतिक द्वंद्व कहा जाता है। जब व्यक्ति को अपना व्यवहार निश्चित करने में 2 या 2 से अधिक नैतिक मूल्यों में टकराव दिखाई देने लगता है तो वो क्या होता है, द्वंद्व हो जाता है नैतिक। यानी कि व्यवहार निश्चित करना कि मुझे ये करना या यह करना, तो उसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक मूल्यों के बीच में टकराव हो जाता है। व्यक्तिगत स्वार्थ एवं अहंकार व्यक्ति के अंतर मन में विकसित नैतिक मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं।
आदमी का स्वार्थ और अहंकार क्या करता है, आदमी के नैतिक मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। उस अवस्था में व्यक्ति स्वार्थ और इच्छा के तर्क से द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है। यदि व्यक्ति का स्वार्थ एवं इच्छा पूर्ति की लालसा उसकी प्राथमिकताओं पर हावी हो जाती है तो वह अनैतिकता पर उतर जाता है। बालक अनैतिकता पर तब उतरेगा जब उसकी प्राथमिकताओं पर स्वार्थ और इच्छा पूर्ति की लालसा हावी हो जाएगी। अब इसमें यह भी आ सकता है कि भाई नैतिक द्वंद्व पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, नैतिक द्वंद्व जब होता है, बालक जब एजुकेटेड होगा, बालक जब पढ़ा लिखा होगा, उसमें नैतिक मूल्यों का अच्छा विकास होगा, तो बालक क्या करेगा, उस चीज़ को हावी कम होने देगा और वह संतुलित रहेगा। तो ये शिक्षा का उस पर प्रभाव पड़ता है कि नैतिक द्वंद्व को ख़त्म करने में, नैतिक द्वंद्व को कम करने में एक परिपूर्ण शिक्षा, एक ऐसा नैतिक मूल्य वाली शिक्षा उसमें काम आती है। इसीलिए आपने देखा होगा हर कक्षा के अंदर नैतिक मूल्य, नैतिक शिक्षा का पाठ होता है। वो इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बालक जीवन में इस नैतिक द्वंद्व से दूर हो सके और नैतिक द्वंद्व को हावी नहीं होने दे। तो ये आपके 6 प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के। इसी के साथ अपना ये यूनिट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।